आपको बता दें, राहुल ने शनिवार को कहा कि भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है। हम आने वाले कुछ दिनों में आपको साबित कर देंगे कि लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हो सकती है, और हुई भी। इतना ही नहीं, इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा, भारत के पीएम के पास बहुत कम बहुमत है, लेकिन अगर 10-15 सीटों पे भी धांधली ना होती तो वे भारत के प्रधानमंत्री भी नहीं होते। राहुल ने ये बात दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एनुअल लीगल कॉन्क्लेव 2025 में कही। लेकिन इससे पहले राहुल ने 1 अगस्त को कहा था कि चुनाव आयोग में जो भी वोट चुराने का काम कर रहे हैं उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। वहीं 24 जुलाई को राहुल बोले थे कि आपके अधिकारी सोचते हैं कि वे बच जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच ये आपकी गलत सोच है, हम आपको बच के जाने नहीं देंगे। ये राहुल का कहना है, राहुल गांधी का कहना है। तो ये लगातार राहुल गांधी का इलेक्शन कमीशन पे निशाना बना हुआ है। इन सब के बीच राहुल गांधी तमाम आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगा रहे हैं। अब इन सब के बीच क्या कुछ निकल कर आ रहा है, हम आपको जरूर बताएंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ दीक्षा, प्राइम न्यूज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में केरल के 2 ननों की गिरफ्तारी मामले को लेकर के बिलासपुर के एनआईए कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आया है। शुक्रवार को कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद में फैसले को सुरक्षित रख लिया था। वहीं आज शनिवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए 2 नन प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस समेत 3 लोगों को जमानत दी है। कोर्ट ने इस फैसले में खास तौर पे शर्त रखे हैं, जिसमें वीजा और पासपोर्ट दोनों के जमा रहेंगे। इसके अलावा 50,000 रुपए प्रत्येक व्यक्ति को बॉन्ड के तौर पे जमा करना होगा और पूरे जांच में सहयोग करने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि बीते 25 जुलाई को धर्मांतरण और मानव तस्करी मामले को लेकर के दोनों ननों की गिरफ्तारी दुर्ग पुलिस ने की थी, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ से लेकर के दिल्ली तक ये मामला सुर्खियों में रहा। लोकसभा में भी इस मामले ने अपनी जगह बनाई, जिस पर इंडी गठबंधन और केरल के सांसद समेत जो तमाम विपक्ष के नेता हैं उनका जमावड़ा लगातार छत्तीसगढ़ और दुर्ग में होने लगा। वही इस मामले में बीते दिनों पर जब दुर्ग कोर्ट में केस को पेश किया गया तो कोर्ट ने यह कहते हुए प्रकरण को सुनने से इनकार कर दिया कि एनआईए का मामला है, लिहाजा इसे बिलासपुर कोर्ट में सुनवाई एनआईए कोर्ट में होना चाहिए। जिस पर एक केस बिलासपुर के एनआईए कोर्ट पहुंचा और उस पर आज शनिवार को फैसला आने के बाद दोनों ननों की गिरफ्तारी समेत 3 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई थी उस पर बड़ा फैसले में राहत मिली है। संदीप करिहार, प्राइम न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। पीडीए की पाठशाला को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के हर जिलों में देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता, विधायक और कार्यकर्ता लगातार हर विधानसभा क्षेत्रों में जाकर पीडीए की पाठशाला चला रहे हैं। इसी तर्ज पे आज प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा के गौरव ब्लॉक के नारायणपुर के प्राइमरी स्कूल में देखा गया कि कल जो है रानीगंज के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा पहुंचे थे। उन्होंने पीडीए की पाठशाला चलाई, फिर उसके बाद उन्होंने बच्चों को अल्फाबेट पढ़ाया। वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासनिक अमले और पुलिस अमले में हड़कंप सा मचा। पुलिस मौके पे पहुंची, पहले जांच बैठाई गई उस प्राइमरी स्कूल के टीचर के ऊपर, फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए रानीगंज के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर लिया। फिलहाल जांच चल रही है उस प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर भी और आगे की कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल डॉक्टर आर.के. वर्मा की ओर से अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से पीडीए का पाठशाला पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है उस पर आगे की क्या कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन अभिजीत के साथ ज्ञानेंद्र मिश्रा, प्राइम न्यूज, प्रतापगढ़। की जा रही है 3 चरणों में ये पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। पहले चरण की अगर बात की जाए तो पहले चरण 2 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त तक की रहेगा। वहीं दूसरा चरण 9 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त तक रहेगा। तीसरा चरण की बात की जाए तो तीसरा चरण 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस तक बाकायदा हर घर तिरंगे की शुरुआत की जा रही है। ऐसे में कहा यह जा सकता है कि तिरंगे जिस तरीके से जो पहला चरण रहेगा, इस पहले चरण में कई अलग अलग तरीके के कार्यक्रम किए जाएंगे। स्कूलों में कार्यक्रम किए जाएंगे, स्कूलों के भवन पर तिरंगा लहराया जाएगा। साथ ही साथ जो स्कूली बच्चे होंगे वो बाकायदा तिरंगे से रंगोली बनाने का काम करेंगे। तो कहा यह जा सकता है हर घर तिरंगे की शुरुआत आज से की जा रही है। ऐसे में जो प्रशासनिक भवन होंगे वहाँ पर भी तिरंगा बाकायदा फहराया जाएगा
साथ ही साथ अगर देखा जाए दूसरे और तीसरे चरण में तो कई अलग अलग तरीके के कार्यक्रम किए जाएंगे। दूसरे चरण की बात की जाए तो दूसरे चरण में जो तिरंगे से बाकायदा राखी बनाने का कार्यक्रम किया जाएगा, कई अलग अलग तरीके की प्रतियोगिताएं की जाएंगी। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो प्रतियोगिताएं होंगी उसमें सैनिक और पुलिस कर्मियों का भी आभार पत्र लिखकर डाक से राखियां भेजी जाएंगी। तो ये कहा जा सकता है कि हर घर तिरंगे की शुरुआत आज से की जा रही है। ये 15 अगस्त तक की चलेगा और इस तिरंगे हर घर तिरंगे से कहीं ना कहीं पूरे देशवासियों को एक बड़ा संदेश देने की कवायद की जा रही है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, जिसमें कि बीजेपी को बढ़त मिली है और बीजेपी कहीं ना कहीं खुश भी दिखाई दे रही है, जश्न मनाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं जो कांग्रेस का प्रदर्शन है, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपने प्रदर्शन से संतुष्ट है। हमने विगत दिनों में देखा कि जो भी चुनाव हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुँह की खानी पड़ी है, लेकिन इस बार जो पंचायत चुनाव हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो बेहतर देखने को मिला है। लेकिन सवाल अब एक खड़ा हो गया है, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण जो नियुक्त किए गए हैं उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस से सवाल खड़े किए गए हैं और कांग्रेस का कहना है कि जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है तब से सरकार जो है अपनी मनमर्जी चला रही है। इसके खिलाफ वो न्यायिक प्रक्रिया में भी गए हैं, लेकिन अब जब आरक्षण एक बार फिर से आरक्षण प्रक्रिया शुरू हुई है तो उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए हैं कांग्रेस ने। और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है और अपनी इच्छा अनुसार जो आरक्षण है वो तय किया गया। मध्य प्रदेश एटीएस ने यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड दस्ते ने जबलपुर से एक अफगानी युवक को गिरफ्तार किया है। अफगानी युवक पिछले 10 साल से जबलपुर में रह रहा था। उसने यहाँ पर स्थानीय एक महिला है जो मुस्लिम समाज की है, उससे शादी भी कर ली। अब ये कहानी समझते हैं कि ये अफगानी युवक है, ये कब से जबलपुर में और किसके द्वारा ये कैसे इसने दस्तावेज बनाए, ये यहाँ पर शरण ली थी, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालते हैं। ये जो अफगानी युवक है सोहबत नाम का, इसने पैसों की धमक पर यानी पैसे की रिश्वत देकर इसने अपने यहाँ दस्तावेज बनवा लिए। दस्तावेजों में सबसे महत्वपूर्ण जो दस्तावेज होता है पासपोर्ट, इसने पासपोर्ट भी 10 लाख रुपए खर्च किए और इसने अपना पासपोर्ट बनवा लिया। ये पिछले 10 साल से जबलपुर में रुका हुआ था। एटीएस को इसकी इन्फॉर्मेशन मिली और एटीएस इसके पीछे लगी। जब इसकी पड़ताल की गई तो एटीएस ने इसके साथ 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक का नाम दिनेश गर्ग है, दूसरे का नाम महेंद्र कुमार सुखदन है। जो दिनेश गर्ग है ये जो जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदस्थ है, चूंकि ये वन विभाग का कर्मचारी है और पिछले 2 साल से दिनेश गर्ग कलेक्ट्रेट कार्यालय की चुनाव सेल शाखा में पदस्थ था। यहाँ पर पदस्थ रहने के दौरान इसने जो अफगानिस्तानी युवक है सोहबत, उसकी मदद की और उसके साथ उसने उसके जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे आधार कार्ड, वोटर कार्ड और सबसे महत्वपूर्ण जिसको लेकर पुलिस वेरिफिकेशन होता है, यानी कि अब इसमें पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। मुख्य सरगना कौन था, वो अफगानिस्तान से यहाँ आकर कैसे बच गया, ये जांच के बाद खुलासे होंगे। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश। शहर शहर बाढ़ का कहर, गंगा एवं यमुना नदी उफान पर रुद्र रूप लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि प्रयागराज संगम नगरी का यमुना नदी है, जहाँ पर ये रौद्र रूप लेते हुए नजर आ रही है। अगर हम बात करें यहाँ की तो पूरी तरीके से ये डेंजर लेवल को पार करते हुए लगभग 200 गांवों के अंदर पानी घुस चुका है और लोग अपने घरों के छतों पर रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ऐसे में जो बेतवा और केन नदी से बैराजों से पानी छोड़ा गया तो वो पूरी तरीके से प्रयागराज के अंदर तीसरी बार ये बाढ़ की स्थिति बनी है। अब की बार अगर हम बात करें तो बंधवा स्थित लेटे हुए हनुमान जी जो संगम क्षेत्र के कोतवाल कहे जाते हैं, उनको माँ गंगा ने अपने अमृत स्नान से तीसरी बार स्नान कराया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर अगर हम बात करें बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का तो प्रशासन 88 बाढ़ चौकियों को पूरी तरीके से निर्मित की है और लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। निचले इलाकों की बात करें सदर तहसील अंतर्गत तो छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा,
सुनौटी, राजापुर, तमाम ऐसे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। प्रशासन उनको एक अलर्ट जारी की है कि वो किसी भी तरीके से अगर वहाँ पर बाढ़ का पानी उनके घरों में घुसता है तो अपने छतों पर जाएं, या तो वो सुरक्षित स्थान पर जहाँ पर बाढ़ ग्रसित क्षेत्र को रुकने के लिए लोगों को एक अस्थायी जगह बनाई गई एनी बेसेंट स्कूल में, तो वहाँ पर जा कर के वो पूरी तरीके से रह सकते हैं। ऐसे में ये तस्वीरें बयां कर रही हैं जो रुद्र रूप है, गंगा और यमुना पूरी तरीके से उफान पर चल रही हैं। तो आने वाले वक्त में जिस तरीके से डेंजर लेवल जो यमुना नदी का नैनी का है 84.734 सेंटीमीटर का है, तो वो पूरी तरीके से डेंजर लेवल को पार कर गया है। तमाम ऐसी जगह है जहां पर कई तहसीलों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी गाँवों में पानी घुस चुका है। कई गांव ऐसे भी हैं जहां पर उनका पूरी तरीके से ग्रस्त हो चुका है, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हो गया है। ऐसे में जिलाधिकारी प्रयागराज जो नवांगुत जिलाधिकारी हैं वो भी अलर्ट जारी किए हुए हैं। पुलिस प्रशासन की टीम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को मौजूद किया गया है, जहां पे बाढ़ से जो भी क्षेत्र ग्रसित है वहां पर बोट को चलाया जा रहा है कि किसी भी सूरत में जो भी बीमार हालत में हो, बुजुर्ग हों, विकलांग हों, तमाम ऐसे महिलाओं बुजुर्ग को सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए उनको कहा गया है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और डेंजर लेवल पूरी तरीके से पार कर चुका है, तो क्या आने वाले वक्त में खतरे के निशान से ऊपर जो गंगा और यमुना बह रही है तो कितने गाँव को, निचले इलाके में रहने वाले लोगों को बाढ़ से जूझना पड़ेगा। और ऐसे में लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड में हो रही घनघोर बारिश से ये बाढ़ की स्थिति बनी है। और आने वाले वक्त में अगर इसी तरीके से बाढ़ का पानी बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं वो दिन दूर नहीं कि जिलाधिकारी के लिए नींद और चैन पूरी तरीके से हराम हो चुकी है। और प्रशासन इस पे 24 घंटे निगरानी रख रही है कि किसी भी तरीके से कोई ऐसी अप्रिय घटना न घटने पाए। इससे निपटने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद नसीम के साथ संजय खान, प्राइम न्यूज़ प्रयागराज। बिहार में हो रहे वोटर सर्वे SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी है। इसमें बड़ा चौंकाने वाला बात सामने आया है, जिसमें कुल 65,64,075 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं और कुल 7,24,05,756 लोगों के नाम हैं। जिन लोगों के भी नाम इस लिस्ट में नहीं हैं वो 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक अपने अपील जाकर डाल सकते हैं। इस बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। अब वो ऐसे में चुनाव कैसे लड़ेंगे? इस बीच चुनाव आयोग ने महज 1 घंटे के अंदर बताया कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में है, उनका संख्या नंबर 416 है और उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया नहीं गया है। इस बीच राहुल गांधी भी कुछ ऐसा ही बोलते हुए दिखे थे। राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव आयोग वोट काट रही है, वो वोट बेच रही है, हम ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं अगर वो पकड़े जाएंगे तो। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि विपक्ष के इतने बड़े नेता बार बार चुनाव आयोग को घेरते हुए क्यों देख रहे हैं। प्राइम न्यूज़ के लिए नोएडा से कैमरा पर्सन DC मंजू के साथ मैं आकाश सिंह। अशोकनगर में बारिश का दौर थमने के बाद किसानों के सामने खाद का संकट खड़ा हो गया है। किसानों को खाद न मिलने पर सैकड़ों की तादाद में किसान खाद सेंटर पर पहुंचे और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। किसानों का साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर खाद की कालाबाजारी हो रही है और तकरीबन 400 से 500 रुपये ज़्यादा लेकर किसानों को खाद दिया जा रहा है। लंबी लंबी लाइनों में किसानों को यहाँ पर लगाया जा रहा है, लेकिन खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर किसानों के द्वारा चक्का जाम भी किया गया। जैसे ही जिला प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने वहां आकर किसानों को समझाइश दी और उनको कहा कि जल्द ही आपको खाद प्राप्त हो जाएगा। अशोकनगर से अपने सहयोगी राजेश दुबे के साथ में ग्वालियर से प्राइम न्यूज़ के लिए सुयश शर्मा।